अजान हो रही है, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट भी ऐड हो जाए। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका जो है सिविल के नेचर के सूट्स जो हैं उनको, उनका प्रोसीजर कैसे है वो आपका सीपीसी में बताया गया है। ठीक है, सिविल नेचर के सूट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है इसकी कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन क्लास होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपको डेफिनेशन क्लास का पता चल जाता है तो फिर आपको वो समझना आसानी होता है, पूरा एक्ट समझना आसानी होता है। वरना आपको पूरे एक्ट की समझ नहीं होती, उस कोड की समझ नहीं आती। जैसे अब हमारा डिग्री है, डिक्री। डिक्री अगर आपको समझ आ जाती है वर्ड डिक्री क्या चीज़ है, तो देन आपको आगे कोई हजार जगह पे एसीपीसी में बताएंगे तो वो आपको समझ आएगी। इसी तरह प्रिलिमिनरी डिक्री है, पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल डिग्री। ठीक है, ये आगे वर्ड इस्तेमाल होंगे तो वो बाद में आपके लिए मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सीपीसी है क्या चीज़। ठीक है, और इसकी हमने डेफिनेशन क्लास पढ़नी है। डेफिनेशन के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्लास में सबसे पहले जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, उसमें उन्होंने बताया कि जी डिक्री, डिक्री क्या चीज़ है। डिक्री क्या चीज़ है, कहता है जी डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन क्या है, एडजुडिकेशन के बारे में वो कहता है कि जी एडजुडिकेशन मीन्स अ डिसीजन आफ्टर हियरिंग द पार्टीज। ठीक है, डिसीजन आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, के आप पार्टीज को सुन के जो डिसीजन देते हैं। ठीक है, पार्टीज या पार्टी को सुन के जो डिसीजन देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडजुडिकेशन। ठीक हो गया, चले। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वही आपकी जो जजमेंट होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच so far as regard
the code expressing it. सर वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। आवाज कट गई सर, पार्टी को सुनकर। जी सर, पार्टी को सुनकर जो सरकार करते हैं सारी आवाज कट गई सर। जी जी, वो जो पार्टीज को सुन के जो फैसला होता है वो उसको एडजुडिकेशन कहते हैं। ठीक है, पार्टीज या पार्टी। ठीक है, दोनों पार्टीज को भी सुन सकते हैं या उनमें से कोई एक को। ठीक है, कहता है डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, कि आपका वो मतलब पार्टीज को सुन के जो आपका एक्सप्लेनेशन होता है, जो मतलब जजमेंट आती है, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, विच सो फार एज रिगार्ड द कोड एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज। राइट्स ऑफ पार्टीज, अगर हम सिंपल डिक्री का लें तो डिक्री मींस के मतलब एडजुडिकेशन इन विच राइट्स ऑफ पार्टीज आर डिटरमाइंड। ठीक है, कि कोई एडजुडिकेशन जिसमें पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है वो क्या है, डिक्री है। वो क्या है, डिक्री है। ठीक है, आपने सिंपली कंसेप्ट लेने ने, आपने रट्टे नहीं लगाने। ठीक है, कि क्या कहता है कि डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टी, जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करती है। ठीक है, आगे कहता है विद रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर्स। ऑल आर एनी ऑफ द मैटर्स, ऑल आर एनी ऑफ द मैटर्स, इसका क्या मतलब है कि जी देखें, हम सूट करते हैं, हम सूट करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन विद कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड परमानेंट इंजेक्शन। अब इसमें कितनी है, 3 मैटर्स है। ठीक है, कोर्ट क्या करती है, हमारा डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन डिक्री का देती है, वो कोर्ट जो है हमारे जो है वो परमानेंट इंजेक्शन उसको टर्न डाउन कर देती है, परमानेंट इंजेक्शन नहीं देती। ठीक है, तो हमने तो फाइल किया था कि सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन और विद परमानेंट इंजेक्शन, तो कोर्ट ने हमें अवार्ड किया है सिर्फ कैंसिलेशन और डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन। ठीक हो गया, तो क्या ये डिक्री नहीं होगी, क्योंकि हमारा वो जो है वो तो एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दिया, हमें दूसरा नहीं दिया, जो दूसरा है परमानेंट इंजेक्शन, इंजेक्शन हमें नहीं दिया, तो क्या वो डिक्री नहीं होगी, वो भी डिक्री होगी। ठीक है, कि कहता है कि जी जो आपने मैटर्स दी किए हैं, उन सारे मैटर्स में आपके राइट्स डिटरमाइन किए हैं या उनमें से कुछ के। ठीक है, तो वो भी डिक्री होगी with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। अब वो कह रहे हैं कि जी वो डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है, प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है। ठीक हो गया, आगे क्या कहता है, आगे कहता है जी सिंपली हमने अब तक जो पढ़ा है, कहता है कि जी डिक्री क्या चीज है, डिक्री है आपका एडजुडिकेशन इन विच राइट्स आर डिटरमाइन, राइट्स ऑफ पार्टीज आर डिटरमाइंड, राइट्स ऑफ पार्टीज आर डिटरमाइन, जिसमें पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन किए जाते हैं। वो राइट्स आपके जितनी मैटर्स आपने कोर्ट्स को बताए वो सारे मैटर्स में हो सकता है या उनमें से कुछ मैटर्स तक की हो सकता है। ठीक हो गया, आगे कहता है बट इट शैल ना इट शैल बी डीम टू बी दी। अच्छा, आगे तो वो बता दिया कि जी वो डिक्री है कि जी जिसमें पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है। आगे कहता है ये चीजें भी डिक्री में शामिल होंगी, क्या, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि आपका आपने सूट फाइल किया, वो सूट आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो कि आपका 711 के तहत रिजेक्ट होता है। 711 में कितनी ग्राउंड है, 711 की 4 ग्राउंड है। कौन सी, पहला काज ऑफ एक्शन, नो काज ऑफ एक्शन, काज ऑफ एक्शन नहीं बनती थी। दूसरा आपका कि आपने सब्जेक्ट वैल्यू से डिटरमाइन नहीं किया। ठीक है, तीसरा कि सब्जेक्ट वैल्यू से डिटरमाइन किया लेकिन उसकी जो कोड फीस है वो सही नहीं लगाई। ठीक है, चौथा आपका सूट टाइम बार था। देन आपकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे आप जो है वो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगी वो भी आपकी डिक्री कहलाती है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी आपकी डिक्री कहलाती है। द डिटरमिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन दी सेक्शन 144
144 आप रेस्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन देते हैं, उस रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन पे जो फैसला होता है वो भी आपकी डिक्री कहलाती है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन पे जो एप्लीकेशन देते हैं वो भी आपकी जो है वो भी आपका जो फैसला होता है वो भी डिक्री होती है। रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन सपोज के एक प्रॉपर्टी है, इस वक्त सारे शरफ साहब ने सपोज के प्रॉपर्टी का सूट फाइल किया, ठीक है, कि पोजेशन हमें मुझे दिलवाया जाए। ठीक है, मेरे पास ये मेरी प्रॉपर्टी फलां पर्सन के पास है, तो मुझे पोजेशन दिलवाया जाए। इनको ट्रायल कोर्ट पोजेशन दे देती है। ठीक है, इन्होंने दावा किया था सना अफजल साहब के खिलाफ। सना अफजल साहब चली जाती हैं हाई कोर्ट में, अपील कर देती हैं। अपील में सना अफजल साहब की अपील एडमिट होती है और दोबारा इनको कहता है जी इनको जो सारे शरफ साहब ने कब्जा लिया है इनको वापस दिलाया जाए। तो वो दोबारा कब्जे के लिए अपील मतलब सूट फाइल नहीं करेंगी, वो सिंपली ट्रायल कोर्ट में आके 144 की एप्लीकेशन देंगी और वो कब्जा ले लेंगी। अगर 144 की एप्लीकेशन का जो फैसला आता है वो भी आपका डिक्री होता है। ये 144 है आपकी रेस्टिट्यूशन। अब कह रहा है कि जी पीछे हमने पढ़ा है कि जी जहाँ पे एडजुडिकेशन जिसमें पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है वो सारे मैटर्स के राइट्स हैं या कुछ के, तो उसको हम डिक्री कहते हैं। डिक्री में आपका जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी डिक्री है, और एप्लीकेशन जो है 144 की वो भी डिक्री है। उसके अलावा ऑर्डर अंडर द रूल्स 68 98 98 oh sorry 60 98 99 101 एंड 103, इनमें जो ऑर्डर पास होंगे वो भी आपकी डिक्री होगी। ठीक है, इनमें जो ऑर्डर पास होंगे वो भी आपकी डिक्री होगी। ठीक हो गया। आगे कहता है बट इट शैल नॉट इंक्लूड एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, अब वो कहता है कि जी एक आपका ऑर्डर है, ऑर्डर के खिलाफ आपने कोई अपील फाइल की है। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर मतलब पास किया गया है तो वो आपकी डिक्री नहीं होगी, जैसे 39(1)(2) में जो ऑर्डर पास कर देते हैं। ठीक है, 39(1)(2) में जो ऑर्डर पास करते हैं मतलब वो इंजंक्शन दे देते हैं, जो टेम्पररी इंजंक्शन जिसको हम कहते हैं, वो आपको इंजंक्शन देते हैं तो वो आपका डिक्री नहीं है। उसके अलावा डिसमिसल एंड डिफॉल्ट, डिसमिसल एंड डिफॉल्ट क्या है कि जिसको डीएनपी कहते हैं, डिसमिसल नॉन प्रोसिक्यूशन भी है। आपका सेक्शन 9 सॉरी ऑर्डर 9 रूल 2 क्या कहता है, अगर पार्टीज को बुलाया गया है मतलब पार्टीज को बुलाया जो है 9(2) कहता है कि जी आपने प्रोसेस फीस जमा नहीं कराई, जिसको हम कहते हैं तलवाना। जब भी हम सूट फाइल करते हैं तो हम पार्टीज को नोटिस करते हैं, पार्टीज को नोटिस ना करें तो वो अगले डेट पे वो देखते हैं कि जी तलवाना नहीं लगा, नोटिस नहीं कराए गए, तो कोर्ट सुबह सुबह हम जाते हैं तो हमें मिलता है जी वो आपका अदम तलवाना सूट फाइल खारिज हो गया है। अदम तलवाना क्या, डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस फी। हमने तलवाना नहीं दिया तो वो जो खारिज कर देते हैं वो डिक्री नहीं है। ठीक है, वो डिक्री नहीं होगा। सिंपली आपका डिक्री क्या चीज़ है, डिक्री कहता है कि जी ऐसी कोई एडजुडिकेशन जिसमें पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है वो आपकी डिक्री है। ठीक है, वो राइट्स जो है डिटरमाइन करना वो सारे मैटर से हो सकता है या कुछ या तक हो सकता है। आगे कहता है जी वो डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। इसको प्रिलिमिनरी या फाइनल को इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका नीचे बताता है कि जी ये चीज़ें भी आपकी डिक्री में आती हैं। क्या आपका के रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वो भी डिक्री में आता है, 144 की जो जजमेंट होगी वो भी डिक्री होगी। उसके अलावा ऑर्डर 21 रूल 60, ठीक है, कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी अटैच वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट है उसमें सैलरी अटैचमेंट भी इसमें आ जाती है। ठीक है, उस पे उसके खिलाफ भी आप जो है अपील कर सकते हैं, वो भी जो ऑर्डर होगा वो भी डिक्री होगी। उसके अलावा 98 है, उसके अलावा 99 101 103 ये सारी आपकी डिक्री होगी। उसके अलावा वो कहता है कि जी जो ऐसा ऑर्डर जिसमें आपकी अपील हो सकती है वो ऑर्डर आपका डिक्री नहीं होगा। उसके अलावा डिसमिसल एंड डिफॉल्ट वो भी डिक्री नहीं होगा।
आगे हम पढ़ेंगे कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है। प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें कुछ प्रोसीडिंग्स हो गई हैं, कुछ प्रोसीडिंग येट टू बी डिटरमाइन, मतलब कुछ मामला सॉल्व हुए हैं लेकिन कुछ मामले तो अभी सॉल्व होने हैं, जिसमें आप सिंपली कह लो कि जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग टेक करनी होती हैं। ठीक है, जिसमें कुछ फर्दर प्रोसीडिंग टेक करनी होती हैं, फर्दर प्रोसीडिंग करनी होती हैं, वो प्रिलिमिनरी डिग्री है। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री जैसे आपका पार्टीशन का सूट है, पार्टीशन में आपका पहले वो शेयर ऑर्डर बना लेते हैं, जो शेयर ऑर्डर बनाना वो प्रिलिमिनरी डिग्री है, बाद में जो पोजेशन वगैरह ट्रांसफर करते हैं वो आपकी फाइनल डिग्री है। इसी तरह आपका सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, तो पहली ही डेट पे कोर्ट जो है शेयर होल्डर के राइट्स डिक्लेयर करती है, तो वो क्या है, वो प्रिलिमिनरी डिग्री है। ठीक है, इसी तरह सूट फॉर अकाउंट्स है, सूट फॉर अकाउंट्स में जो कोर्ट्स पहले डेट में जो है वो उन अकाउंट्स के बारे में बताती है कि जी इतनी अमाउंट है और इस अमाउंट के ये शेयर होल्डर हैं। ठीक है, वो आपका क्या होगी, वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। उसके बाद उसके कोर्ट ने बता फाइनल डिग्री देना होता है कि जी कितनी कितनी है, किसकी किसको उसको देनी है अपने अमाउंट। ठीक है, आगे कहता है कि जी डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन, जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग अभी होनी हो। ठीक है, बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोजल ऑफ, के मतलब सूट कंप्लीट डिस्पोज ऑफ होने से पहले के होने से पहले जो फर्दर प्रोसीडिंग होनी होती है जहाँ पे, वो आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री कहाँ पे दी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये 2015 में सिविल जज के एग्जाम हुए थे, वहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री का क्वेश्चन किया था। उन्होंने 2009 में भी सिविल जज के एग्जाम हुए थे, वहाँ पे भी प्रिलिमिनरी डिग्री का क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि किन केसेस में कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है, किन केसेस में कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है। जैसे ये है, अब जो ये मैंने लिखा हुआ है आपको शायद समझ आए, कहता है कि जी ऑर्डर 20, रूल 12, 13, 14, 15, 16, 18, ऑर्डर 20 और आगे रूल्स हैं 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। आगे दूसरा ऑर्डर 34, उसका रूल 2, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक है, अब इस तरह देखेंगे ऑर्डर 20, रूल 12, ये क्या है, ये है जी आपका कि जी जो सूट फॉर पोजेशन विद मीन प्रॉफिट। ठीक है, सूट फॉर पोजेशन फिर मीन प्रॉफिट, जब पोजेशन का आता है तो कोर्ट देखती है कि जी क्या ये बंदा पोजेशन का राइट रखता है या नहीं, पहली डेट पे वो तयन करना होता है, तो वो क्या है, वो प्रिलिमिनरी डिग्री है। उसके बाद फिर वो कोर्ट ने फैसला करना होता है कि जी कितनी है उसका वो है मीन प्रॉफिट वगैरह, वो जब फाइनल करेगी तो वो फाइनल डिग्री होगी। इसी तरह आपका 12 ऑर्डर 20, रूल 13 आपका पार्टीशन से रिलेटेड है, 14, 15 आपका सेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स हैं। यहाँ पे कोर्ट लाजमी प्रिलिमिनरी डिग्री पास करती है। ठीक है, लेकिन कोर्ट बाउंड नहीं है प्रिलिमिनरी डिग्री पास करने की। ठीक है, कोर्ट लाजमी प्रिलिमिनरी डिग्री पास करती है, लेकिन कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो फाइनल प्रिलिमिनरी डिग्री पास करे। आगे आपका आ जाता है फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री होती है कि जिसमें सर आपने कहा कि लाजमी पास करती है और साथ ही कहा नहीं बाउंड भी नहीं नहीं है। नहीं 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 लाजमी नहीं, कि कोर्ट की मर्जी है करे या ना करे, शेल का वर्ड नहीं है, कोर्ट डिस्क्रिशन है, पास करता है। हाँ, डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन है। कोर्ट बाउंड नहीं है कि लाजमी करे, कोर्ट बाउंड नहीं है लाजमी करे, लेकिन यह है कि वो लाजमी वो प्रैक्टिस है कि वो लाजमी करती है और उसको करना पड़ता है। ठीक हो गया, आगे आ जी आपका फाइनल सर डिग्री। ये पेपर में क्वेश्चन, सर मेरी बात आ रही? जी आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट ये जो आपने लिखा हुआ है ऑर्डर 20 और ऑर्डर 34 इनफ है जस्ट यही लिखना है या और ये, भी कुछ इसमें ऐड करने हैं? नहीं देखे ना कि आपने बताना है, वो पूछेगा कि किन केसेस में डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है, तो आपने ऑर्डर 12 रूल ऑर्डर 20 रूल 12
उसमें बताना है कि जी सूट पर पोजेशन विद मीन प्रॉफिट, इसमें कोर्ट डिक्री पास करती है। इसी तरह 3-4 आपने सूट्स बता देने हैं, इस लाजमी ये आप रेफरेंस दे देना, उसमें इनमें से कोई आपके सूट, जैसे इसमें सूट फॉर पोजेशन है, और सूट फॉर पार्टीशन है, सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, सूट फॉर अकाउंट्स ऑफ रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स है, उसके अलावा सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है, सूट फॉर पोजेशन है। ये सूट्स हैं जहाँ पे कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास करती है। ठीक है, वो पूछता है आपसे ठीक क्वेश्चन कि ठीक किन है सर, केसेस में प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है, तो वो आपने 3-4 सूट्स या 5 आपने डिस्कस कर देने हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक, हो गया? हाँ जी। जी ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी बार बार वो पूछते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री क्या चीज है, कहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। ठीक हो गया? ये तो था आपका प्रिलिमिनरी डिग्री। फाइनल डिग्री क्या है? फाइनल डिग्री कहता है कि डिग्री इज फाइनल व्हेन सच एजुकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, कि जहाँ पे सूट का फैसला हो जाता है वो आपका फाइनल डिग्री है, जिसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं रहती। प्रिलिमिनरी डिग्री कौन सी डिग्री है? ऐसी डिग्री जिसमें कुछ फर्दर प्रोसीडिंग होनी हो। फाइनल डिग्री जिसमें वो कंप्लीट डिस्पोज हो जाए। ठीक हो गया? आगे एक और क्वेश्चन देता है जी, पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल। पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल वो कौन सी डिग्री होती है? पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल कहता है आपका पार्शली प्रिलिमिनरी पार्शली फाइनल, ये आपका डिग्री है अंडर ऑर्डर 20 रूल 12। ऑर्डर 20 रूल 12, इसमें ऑर्डर आप ओपन करके साथ साथ बुक्स भी रखें, इन चीज़ों को साथ साथ आप देखा करें, बुक्स में भी देखा करें। उसमें बताया गया कि ऑर्डर 20 रूल 12, उसमें आएगा जी सूट फॉर पोजेशन विद मींस प्रॉफिट, जिसको मीन प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, सूट फॉर पोजेशन विद मीन प्रॉफिट। उसमें क्या होता है दी पार्ट ऑफ डिग्री इन विच इंटरेक्टिंग द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी या डिक्लेयरिंग द रेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू ड्यू इज फाइनल, बट पार्ट पार्ट डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मीन प्रॉफिट इज प्रिलिमिनरी। देखें, जब ऐसा ऑर्डर 20 रूल 20 का रूल 20 का सूट आ जाएगा, सूट विद मतलब सूट फॉर पोजेशन विद मीन प्रॉफिट, तो उसमें कोर्ट पहले ही डेट पे देखेगी कि क्या जी इनका पोजेशन बनता है या नहीं बनता। मतलब आ जाते हैं, उस वकास साहब आ जाते हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी नासिर के कब्जे में है, नासिर उससे मीन प्रॉफिट भी ले रहा है 5 सालों से। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देगी, देखेगी, इनकी फर्जी मिल्कियत देखेगी, ठीक है, जमाबंदी देखेगी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वाला, वो देखेगी कि जी वाकई वकास साहब मालिक हैं। तो कोर्ट क्या करेगी? पहली डेट पे प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी, जिसमें ऑर्डर करेगी कि जी इनका पोजेशन इनको दिया जाए। ठीक है, ये आपका होगी फाइनल डिग्री। ठीक है, उसके बाद वो कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी कि जी क्या इनका कोई मीन प्रॉफिट भी बनता है या नहीं बनता। ठीक है, मीन प्रॉफिट भी बनता है या नहीं बनता। अगर मीन प्रॉफिट की हद तक कोई इंक्वायरी कर देती है तो वो क्या होगी? वो प्रिलिमिनरी डिग्री। कि पोजेशन का तो फैसला कर दिया, पोजेशन की हद तक कोई और एविडेंस नहीं लेगी, पोजेशन की हद तक डिस्पोज ऑफ हो गया, पोजेशन मिल गया तो पोजेशन की हद तक डिस्पोज ऑफ हो गया, वो फाइनल डिग्री है। लेकिन वो देखते हैं वकास साहब क्लेम करेंगे जी 2 साल से उनके पास प्रॉपर्टी थी, वो 2 साल का मीन प्रॉफिट भी दिया जाए, 10,000 के हिसाब से 2 लाख रुपए दिया जाए और उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाए। ठीक है, तो कोर्ट उस पर इंक्वायरी होल्ड कर सकती है, कोर्ट मतलब इस पे फर्दर एविडेंस ले सकती है आपकी एविडेंस प्रॉपर दूसरी कोर्ट, कि जी आप प्रूव करें कि जी 2 साल से नासिर साहब के पास प्रॉपर्टी है, तो वहां पे वो जो ऑर्डर होगा वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। ठीक है, वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। ये आपका बेहतरीन कंसेप्ट है आपका डिग्री का, आपका डिग्री का ये बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये चीज हम बार बार पढ़ते रहेंगे, पूरी सीपीसी में डिग्री पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे और प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री ये पढ़ेंगे। ठीक हो गया? आगे एक तो हो गया डिग्री,
दूसरी एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जजमेंट। जजमेंट क्या है? सर फाइनल एक फैसला। मिनट बात सुने। जी मैडम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने बताया है ये किसमें बताया है, ऑर्डर 20 रूल 12 जो आपने बताया था, क्या आपने कहा था कि उसमें सूट फॉर पोजेशन और मिनी प्रॉफिट। सर ये मिनी प्रॉफिट या मेन प्रॉफिट ये क्या टर्म है, उसका क्या मतलब है? मीन प्रॉफिट देखिए मैडम, कि मीन प्रॉफिट होता है कि मेन जो प्रॉफिट नहीं रॉन्गफुल ठीक। पोजेशन में किसी का कोई प्रॉपर्टी, देखें आपकी जमीन है, ठीक है, जिस पे इस वक्त काबिज हैं अदील ठीक अहमद, ठीक है, अदील अहमद, जमीन ठीक आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, काबिज कौन है? अदील अहमद, रॉन्गफुल पोजेशन इनका है। और उस प्रॉपर्टी से सपोज के दुकान है, उससे 20,000 किराया आ रहा है, या आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे वो आपका जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सालाना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं 1 एकड़ से, ठीक है, तो क्या वो जो 1 एकड़ होगा, ठीक है 1 लाख अदील अहमद ले रहे हैं, वो मीन प्रॉफिट है, ठीक है। वो ठीक है आप तो ठीक है। एक और तो उसके ऊपर एक अगर तो कोई आप रेंट। कोर्ट, हाँ, एक तो आप कहेंगे कोर्ट को कि जी मुझे ये जो मेरा एक दुकान अदील अहमद के पास कब्जे में है वो कब्जा दिलवाया जाए, ठीक हो गया, पोजेशन दिलवाया जाए। दूसरा, आप कहेंगे कि ये जो अदील अहमद 5 सालों से मेरी दुकान का किराया ले रहा है, मालिक मैं थी, वो ले रहा है, क्यों ले रहा है, वो मुझे मीन प्रॉफिट भी दिलाया जाए, ठीक है। तो कोर्ट आपको वो मीन ठीक प्रॉफिट भी दिलाती है। साथ आपने मीन प्रॉफिट पे कहेंगे तो आप साथ कह देती हैं कि उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी दिलाया जाए, क्योंकि वो आप कहेंगे कि 5 सालों से वो ले रहा है, 5 साल से, 5 साल पहले वो 1 लाख था, तो उसकी वैल्यू आज के टाइम से तो बहुत कम बनती है, तो मुझे उसका साथ इंटरेस्ट भी दिलवाया जाए, ठीक है। तो वो कोर्ट आपको इंटरेस्ट भी का भी ऑर्डर कर सकती है कि जी इनको इनका पैसा दें, ठीक मीन प्रॉफिट दें और विद इंटरेस्ट दें, ठीक है। ठीक हो गया जी। थैंक यू सर। आगे है जी आपका ठीक है जजमेंट। थैंक यू। आगे है जी आपका जजमेंट। जजमेंट क्या है? जजमेंट अ स्टेटमेंट ऑफ जज शोइंग द ग्राउंड्स फॉर ऑर्डर और डिक्री। आप ये इस वक्त मेरे पास, मैं ना आपको सुबह ये जजमेंट शेयर करूंगा, ठीक है, जजमेंट मतलब डिक्री शेयर करूंगा। आपका जो जजमेंट होती है 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज की हो सकती है, ठीक है, जजमेंट। और जो डिक्री होती है, डिक्री 1 पेज की होती है, ठीक है। आपकी डिक्री जो होती है, डिक्री के अगेंस्ट अपील होती है, डिक्री चैलेंज की जाती है, डिक्री एग्जीक्यूट की जाती है, जजमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, जजमेंट आपकी जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं होती, और आपकी होती है अपील डिक्री के खिलाफ, सर ठीक है। डिग्री ऑपरेटिव पार्ट, क्या चीज? डिग्री जो होती है वो ऑपरेटिव आवाज पार्ट कम आ होता रही है। है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ जो डिग्री होती है वो ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का, जिसपे अमल दरामद किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि जी देखें कि आप सपोज के हम ले लेते हैं मेंटेनेंस सूट का, ठीक है। तो सूट का मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस फॉर दी माइनर्स, माइनर्स के लिए जो मेंटेनेंस करते हैं वो सूट करते थे। तो वो उसमें लिखते हैं कि जी प्लेंटिफ ने कहा कि जी मेरी शादी मुद्दाल ऐसे हुई थी 2010 में, 3 बच्चे हैं, ठीक है, और हम एक साथ इकट्ठे रह रहे थे। अब 6 महीने हो गए, मैं मुझे घर से बेदखल कर दिया, 3 बच्चे मेरे पास हैं, ठीक हो गया। ये प्लेंटिफ ने कहा, डिफेंडर ने कहा कि जी नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम इकट्ठे रह रहे थे, ये तो 1 महीना पहले रूठ के चली गई है, तो मैंने कंजुगल राइट्स का दावा किया हुआ है, ये आए मेरे साथ रहे, मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ। ये दूसरा। उसके बाद कोर्ट कहेगी कि जी बीइंग वो डिफेंडेंट जो है बेशक मान रहा है कि 1 महीने से वो उधर रह रही है, तो डिफेंडेंट लाइबल है फैमिली लॉज के तहत, तो ये आपको हर बच्चे को 5,000 पर महीना बच्चा पे करे, मेंटेनेंस पे करे, 15,000 का एक वो उन्होंने जजमेंट पास कर दी। उसके बाद जो डिक्री शीट होगी, डिक्री शीट में कोर्ट ने लिखना है कि जी दी प्लेंटिफ इज entitled to recover 5,000 rupees per each maintenance from the defendant। ये आपकी डिक्री होगी। इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। पीछे जो बताया गया कि जी फलां शादी हुई, फलां एविडेंस, फलां फलां, नहीं,
जो डिक्री शीट में आ गया कि जी प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू रिकवर 5,000 पर ईच, ठीक है, तो उसके बाद उसी डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जजमेंट को नहीं। ठीक हो गया? आगे इसमें कहता है जी आपका दो किस्म की जजमेंट होती है, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम क्या है कि आपने अदील अहमद के खिलाफ मैडम जो है नायला है, उन्होंने डिक्री ले ली है, जजमेंट ले ली, तो वो क्या है, जजमेंट इन पर्सोनम। वो क्या है, जजमेंट इन पर्सोनम। ठीक है, आगे अगर सपोज के मैडम नायला साहबा को गली से नहीं गुजरने दे रहे, ठीक है, या पब्लिक नाज़िन्स हो रही है, तो मैडम नाला साहबा वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ वो स्टे ले लेती हैं, जी मुझे मेरी राइट है गली से गुजरने का, तो मुझे उससे गुजरने दे दें। वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ जो ऑर्डर आएगी, जजमेंट आएगी, वो जजमेंट पर्सोनम होगी, वो जजमेंट पर्सोनम होगी। या एक आप मतलब पब्लिक के खिलाफ जो आप जजमेंट लेते हैं, वो जजमेंट रैम होगी, सॉरी, जो गली में मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट लिया है, वो आपकी जजमेंट इन रैम होगी, कि आपकी पब्लिक या वर्ल्ड के खिलाफ, ज्यादा लोगों के खिलाफ जो होती है वो जजमेंट इन रैम होती है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के खिलाफ जो होती है वो आपका जजमेंट इन पर्सोनम होती है। आ गया जी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है, वो आपकी है जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हम जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या चीज है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आप बाय मीनिंग भी समझ रहे हैं, वो क्या है, वो बाय मीनिंग जो आप समझ रहे हैं वो यही बता रहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो कि आपके वुरसा वगैरह जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं शरई व कानूनी वुरसा, शरई व कानूनी वुरसा। ठीक हो गया? ठीक है, कहता है जी legal representative means a person who in law represent the state of deceased person। ठीक है, स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन। अब ये कौन है? ये उनके जो बंदा मर जाता है तो उसके जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? उसकी औलाद करती है। ठीक है, तो जो इन लॉज रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक बात, ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात करता है कि जी एनी पर्सन हु इंटरमिडल द स्टेट ऑफ डिसीज्ड, हु इंटरमिडल द स्टेट ऑफ डिसीज्ड, वो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, वो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब स्टेट ऑफ डिसीज्ड, इंटरमिडल कौन होता है? इंटरमिडल कौन होता है? इंटरमिडल पे आप एक साइटेशन लिख लें जिस पे वो इंटरमिडल को डिफाइन किया गया है, वो है आपकी 1986 CLC 1592। 1986 CLC 1592, ये आपका इंटरमिडलर को बता रहा है। इसकी लिखा है 92 नहीं है 82 है जी, 92 नहीं है 82 है 82। ये मैडम ये 92, ठीक है, 1592 ये, ठीक है, ये साइटेशन है। इसमें इंटरमिडलर को डिफाइन किया गया। कहता है इंटरमिडलर कौन है? इंटरमिडलर इज अ पर्सन
who for the purpose of continuity of proceeding without any right to inherent, या वो कहता है कि इंटरमीडिएट ऐसा शख्स होता है जो जिसके पास कब्जा होता है